अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबी पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। मच में 3 दिन कबल टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले 11 कारकुनों के लवाहिकीन का खून जमाती सर्दी में लाशें रख कर एहतजाज जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद लवाहिकीन से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इस्लामाबाद वापस लौट आए। लवाहिकीन का वज़ीर आज़म की आमद तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में वारदातों में शिद्दत आ गई, पुलिस बुरी तरह से नाकाम। 2 दिन कबल कत्ल होने वाले उसामा सत्ती के वालिद ने भी पुलिस की इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस का मुतालबा किया है। काबीना इजलास में सानेहा मच और उसामा सत्ती कत्ल केस की गूंज। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम हो गया। सुप्रीम कोर्ट का मौलवी शरीफ से पैसे लेकर करक में मंदिर की तामीर का हुक्म। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक हुक्म सामने आया है। डिटेल्स आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, कल की स्टोरी का फॉलो अप करेंगे। 9 खरब 39 अरब के मेगा प्रोजेक्ट रूडा पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। वो क्या मौक़िफ़ है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली नाज़रीन, बात करेंगे सरकारी टीवी एक मरतबा फिर से मैदान जंग बन गया है। एमडी पीटीवी आमिर मंजूर की ओहदे से मुअत्तली के बाद डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान को भी ओहदे से फारिग कर दिया है। डॉक्टर नुमान की जगह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं। अवाम के अरबों रुपए से चलने वाले पीटीवी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपको बताएंगे। क्लास साहब, आज कैबिनेट के काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उसामा सत्ती कत्ल केस डिस्कस हुआ है, मच में जो टारगेट किलिंग हुई है उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। क्या डिटेल्स है आपके पास? पहले तो मैं ज़रा थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। अभी आपने कहा ना डायरेक्टर स्पोर्ट्स ये डॉक्टर ये हो गए क्या नाम नुमान, तो इनको बरतरफ नहीं किया गया, इनको ट्रांसफ़र किया गया एक और उस पर ओहदे पे किया गया जो कि उनका टेक्निकल है नहीं, क्योंकि वो बेसिकली स्पोर्ट्स को डील करते हैं। ये चलो मैं थोड़ी तस्हीह कर दूँ। आप आते हैं आज कैबिनेट में क्या हुआ है, कोई कैबिनेट की थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी उसमें लिए। उसमें डेफिनेटली जो आज के 2 बड़े जो इश्यूज़ थे वो 2 ही थे। एक वो मच वाला वाक़या था और दूसरा इस्लामाबाद में था। और एक अच्छी चीज़ है जो हम बार बार कहते रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट की। पाकिस्तान में कोई भी अगर इस तरह का कोई इशू हो तो कैबिनेट में 2-4 ऐसे लोग हैं जो इनको टॉपिक्स को उठाते भी हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद भी इसकी ऑफ कोर्स हीट फील करते हैं। द गुड थिंग इज़ हम सोशल मीडिया से तंग तो बड़े रहते हैं, सारे रहते हैं किसी न किसी वजह से। लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारा प्रेशर जो है ये डेवलप करता है, हुकूमतों पे भी करता है, वज़ीरों पे भी करता है, और कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है, आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। मीडिया ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे है। तो शेख रशीद साहब को भेजा गया था वहाँ पे मच में जाएं और आप जाके क्वेटा में जाएं और उस पर जाकर उनसे बात करें। तो शेख साहब खैर आज वापस आए, तो उन्होंने जो वहाँ पे स्टोरी शेयर की है वो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मुझे थोड़ी सी पता चले अपने ज़राए से। अब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ पे कंपनसेशन देने, बाकी बातें तो बात किया ना कि इमरान खान साहब जाएंगे, इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। अभी तक कोई फैसला सामने आया तो नहीं, कोई कह रहा है जी वो चले जाएंगे, कोई कह रहा है ये नहीं जाएंगे। अभी मैं पढ़ा था अली जैदी साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं जाऊँगा अगेन के उनसे बातचीत करेंगे। खैर वो तो फैसले होते रहेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम 2-3 जा रहे हैं। एक तो जाम कमाल साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो दुबई में है, जो मेरी इतला है थोड़ी सी। वो कैबिनेट में भी ये बात बताई गई है। अब उसमें 2-3 प्रॉब्लम हो रहे हैं, आज शायद वापस आ जाएं वो। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जाके उनको कंपनसेशन देते होते हैं जो बेचारे वहाँ पे गरीब मजदूर हैं, उनकी फैमिलीज हिट हुई हैं, अगेन हमेशा के लिए नुकसानात हुए हैं। सो आपने उनको देने हैं पैसे। इन्होंने जाके उनके साथ पैसों की बात की है, शेख साहब ने भी की है, प्रोविंशियल हुकूमत भी कर रही है, बाकी वो जो इदारे हैं। अब उसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जो आज कैबिनेट को बताया गया है, अब वो प्रॉब्लम है कि उनको कैश दिया जाए या चेक दिया जाए। उन्होंने चेक लेने से इनकार किया है। वो जो बेचारे विक्टिम्स के वो हैं, वो कहते हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कान करने करने वाले, हमारे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमें आप चेक देंगे कहाँ से? पहले हम जाएं बैंक अकाउंट का, हमारे तो घरों में खाने को कुछ नहीं है, बैरियल करने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, चीज़ें नहीं है। सो अब हुकूमत का ये मसला है कि आप उनको चेक्स के बगैर दे नहीं सकते, कि वो सारी चीज़ें कल को ऑडिट होनी होती हैं। अच्छा, फिर उसमें ये पता नहीं है आप आके कैश अगर देते कितना जेब में डाल लें और कितना आप उनको विक्टिम को देते। अक्सर हमारी ब्यूरोक्रेसी यही करती होती है। ये इस तरह के आके डिजास्टर जब होते हैं अपॉर्चुनिटीज अपनी अपनी उसमें निकाल लेती हैं। अगेन कैबिनेट में ये बात उस पर डिस्कशन हुई है कि अब इसका क्या किया जाए, कि चेक्स की बजाय उनको कैश दिया जाए। तो कैश कह रहे हैं जिसको कैसे किया जाए। एक तो वहाँ पर उन्होंने ये बात की है सारी, और प्लस उन्होंने बताया शेख साहब ने आके जी कि वो तो चाहते हैं कि आप इमरान खान साहब जो है ना वो आएँ तो उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। तो शेख साहब ने वही एज यूजुअल जो पहले से नैरेटिव चल रहा है वही कहानी बयान की कि वही देश के लोग हैं, इंडिया है, राह है, अफगानिस्तान है और बला बला, वो हम आगे सारे सुन चुके हैं। अब जो दूसरा मसला था वो बड़ा सेंसिटिव था, वो था इस्लामाबाद के हवाले से। अब ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, शेख साहब का पहला बड़ा चैलेंज है
वो पहली दफ़ा वजीर बने हैं इसके इंटीरियर मिनिस्टर के। 3-4 कुछ और लोग थे, उनको हटा के इमरान खान साहब ने इनको वजीर बनाया। अब इनसे तवक्कुआत भी बड़ी होती हैं क्योंकि बड़कें बहुत सारी बड़ी बड़ी मारते हैं माशाल्लाह। वो कैमरा देखते जाएँ, 4 आगे बंदे देखते जाएँ, फिर मेरी तरह तो उनसे सब्र होता नहीं है, जो मुँह में आते फिर गुफ्तगू करते हैं वो। अगर हम भी ये कुछ करते हैं, ये नहीं कि हम नहीं करते। तो अब उन पर जो आ रहा था दबाव आ रहा था, सबसे बड़ा जो पहला है, आते ही जो उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस ने उनको सलामी दी है, एक नौजवान को उन्होंने वहाँ पे आके कत्ल कर दिया। अब शेख साहब बिल्कुल ट्रेडिशनली तौर पर वही मिनिस्टर हैं, वही हुकूमत के अहदेदार हैं, आके MNA जो अपनी पुलिस के साथ खड़े होंगे। आज तक कोई, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आया कोई मिनिस्टर हो जिसने ये कहा हो कि हमारी पुलिस का कोई कसूर भी हो सकता है, कोई गलती भी हो सकती है और ये क्रिमिनल एक्ट भी कर सकते हैं। हमेशा जो उनको फीड आके किया जाता है, मिनिस्टर को कहा जाता है अगर सर आपने हमें ना डिफेंड किया, हमारे साथ ना खड़े तो पुलिस बड़ी डिमोरलाइज होगी। मतलब लोगों के बच्चे मारते हैं वो खैर है, इसका मॉरल जो है ना, इसका मॉरल इसका ख़राब नहीं होना चाहिए। सो शेख साहब ने वो बई किया है। बल्कि कल जो, अगर आपको याद हो, जब उनके विक्टिम के उनके बेचारे वालिद साहब से मिले और उनसे किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि एक्सीलेंसी के आपको याद होगा साहिवाल में जो कुछ हुआ था, तो वहाँ भी तो कुछ आप लोगों ने इंसाफ नहीं दिया। यहाँ पे उन्होंने डांटा उनको कि यार बस आप उसको साहिवाल को छोड़ो, इसकी बात करो। इन लोगों का है उस सीने में दिल नहीं है, ये जहन में रखें। जो इक़्तिदार की ख्वाहिश के साथ सीने में दिल नहीं होता। आज जो उन्होंने वहाँ पे बात की वो शो करते हैं जिस पे फैसल वाडा और फवाद चौधरी साहब फट पड़े हैं। एक कैबिनेट की मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ। इन्होंने कहा है कैबिनेट में उस पे वो जो बैठे हुए थे कुछ कैबिनेट के अरकान, तो उन्होंने कहा जनाब कि अब जब ये जाएंगे शिबली फराज साहब, तो ये थोड़ा सा इस पे भी बात करें लोग, क्योंकि इस पे बड़े गुस्से में हैं, गम है कि इस्लामाबाद में एक बच्चे को आपने मार दिया है। तो थोड़ी सी शिबली फराज साहब को कैबिनेट की ये प्रोसीडिंग जब वो शेयर करने लगे तो उस पर बात करें। तो शेख साहब ने उनको रोक दिया। वहाँ का नहीं छड्डो जी, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। दैट्स व्हाट ही सेड। इस्लामाबाद यस, मेरी 3 लोगों से बात हुई, एक से भी नहीं, मैंने 3 से काउंटर चेक किए। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें मामूली से वाक़यात जो है ना होते रहते हैं शेख साहब के बकौल। इस पे फिर ये फवाद चौधरी ने उनको कन्फ्रंट किया। फैसल वाडा साहब ने भी किया, 1-2 और मिनिस्टर्स ने भी किया, लेकिन इमरान खान साहब और बाकी की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया गया। बाकी कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उन्होंने भी तकरीबन, जब रजामंदगी होती है तो फिर आप इसका मतलब शेख साहब के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। उन दोनों ने कहा जी खुदा का कोई खौफ करें, कोई शर्म करें थोड़ी सी। शेख साहब आप ये इस तरह की कैसी बात करें किसी के बच्चे के बारे में कि खैर है जी कि इस तरह मामूली वाक़यात होते हैं। मैंने रात भी कहा था अपने बच्चे शेख साहब के माशा नहीं, अल्लाह इनको दे ताकि इनको किसी दूसरे का दर्द हो। तो अगेन उस पर जो फवाद ने इनको कहा, उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा जी ब्लैक लाइव्स मैटर जो है ना, आप जो इमरान खान साहब को कहानी सुना रहे हैं ना पूरी कैबिनेट को 50 लोगों के, और इसमें से सारे आपको बई करके बैठ गए, मामूली से वाक़या क्या हुआ, पुलिस ने 22 गोलियां मार दी, हो जाता है। उन्होंने कहा जनाब ये अमेरिका में सबसे बड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट शुरू हुई थी वो एक ही ये पुलिस वाले के मारने से शुरू हुई थी और पूरा नहीं उनसे अमेरिका संभाला जा रहा था। ये तो अगेन शुक्र करना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, यहाँ लक्केड हजम तो पत्थर हजम, आप यहाँ मच्छ में बंदे मार दें, साहिवाल में पूरी फैमिली उड़ा दें, यहाँ इस्लामाबाद में आप बच्चा मार दें, कोई बंदा बाहर नहीं आता, कोई आपसे पूछते नहीं है कि आपने किया या नहीं किया। तो फवाद ने कैबिनेट को पूरा बताया, उन्होंने एक्सीलेंसी के ट्रंप के हारने के एक मेन रीजन ये भी बताई जा रही है इस मूवमेंट की वजह से उसका बहुत सारा वोट बैंक भी उसमें हल्ट हुआ है। सो आप ये ना कहें। तो फैसल वाडा ने अकॉर्डिंग टू माई सोर्स उन्होंने भी उसमें कहा कि जनाब याली इस तरह की ये इंसेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। किसी वजीर ने कहा कि देखें वो 22 साल का बच्चा था तो तहरीक इंसाफ का बड़ा सपोर्टर था, तो ये था। तो फैसल वाडा ने वहाँ पे कहा, उसने कहा जनाब वो किसी का बच्चा भी हो, वो नवाज लीग का हो, वो उसका सपोर्टर हो, वो पीपल्स पार्टी का हो या हमारा हो, इट डजंट मीन कि हमें इसलिए इंसाफ करना चाहिए क्योंकि वो जो है ना तहरीक इंसाफ का बच्चा था तो लिहाजा हमें कर देना चाहिए। सो उन्होंने कहा ये मत करें। बहरहाल ये उसके बाद शेख साहब फॉरेन डिफेंस वहाँ का अच्छा जी दुआ करो जी, दुआ करो जी उनके लिए। तो शेख साहब ने फिर दुआ करवाई। जब उन्हें ये पता चला ये तो माहौल ही बदल गया है, उनकी तो कोशिश थी ना दबका शबका दे के यार छोड़ो यार ये कौन सी बात है, बच्चा मारा गया। ये मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी से बता रहा हूँ। शेख साहब को कहें मुझे चैलेंज करें, मैं गलत कह रहा हूँ। दैट्स व्हाट ही सेड इन द कैबिनेट। आमिर साहब एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, दूसरा जो मच में टारगेट किलिंग हो रही है उनका मुतालबा है कि वजीर आजम खुद आएंगे तो हम तब लाशों को दफन करेंगे। वजीर आजम को जाना चाहिए? वज़ीर आज़म को तो बिल्कुल हर सूरत में जाना ही चाहिए। ये पहले मैं ज़रा शेख साहब पे आ जाऊँ। शेख साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरा वहाँ पे काफ़ी पुराने जो माजी में विक्टिम रहे हैं उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रहा हुआ है और आज भी ताल्लुक़ कायम है। तो मैंने ख़ुद भी फ़ोन किए हैं, मुझे फ़ोन भी आए हैं। मैं इस हज़ारा के साथ जो जुल्म है 2-3 दहाइयों से जारी है उसके साथ काफ़ी मुंसलिक रहा हूँ। मेरा उसके अंदर मौका मिला है उसको करीब से देखने का। तो मैंने आज बात की 2-4 लोगों से, मुझे 1-2 के फ़ोन भी आए कि ये जी खबरें चल रही हैं कि ये इस बात पे फंसी हुई है। जो शेख साहब ने आगे इतला दिया है कि जी चेक देना है, उन्होंने कहा खुदा के लिए हमारी ये बेइज्जती ना करे,
उन्होंने रोना शुरू कर दी बाकायदा। उन्होंने कहा ये शेख साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट ये कॉम्पनसेशन की बातें कर रही है, हमने शेख साहब की इसलिए नहीं सुनी, उनको इसलिए अभी तक सारे वफूद वापस भेजे हैं। हमें दो मसले हैं, दो मेन मसले हैं हमारे। पहला हमारा मसला ये है कि ये जख्म है, इसके अंदर हमें नज़र आना चाहिए कि जो आदमी आता है ये हमारा दर्द समझता है, उसका एक तरीकाकार होता है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इमरान खान साहब को जाना चाहिए और सिर्फ कार्रवाई के तौर पे नहीं, नज़र भी आना चाहिए कि आप उनके दुख दर्द में शरीक हैं। ये जिस तरह करार साहब ने भी पॉइंट किया कि ये नहीं होता कि ये अदद नहीं है कि 11 लोग मारे गए, ये एक फिगर नहीं है कि जी वो, ये है कि किस तरीके से मारे गए। कई दफ़ा एक जिस तरह वो काले की वहाँ पे जो सैफ आम की डेथ हुई थी, वहाँ पे वो किस तरीके से मारा गया, उस एक इमेज ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। पहली दफ़ा जब लोगों ने वियतनाम की तस्वीरें देखी तो उस वक्त हिले, वरना कई सालों से जारी था, कुछ नहीं था। एक वो जो है फिर पहली दफ़ा 25 साल बाद हिरोशिमा के जो है ना तस्वीरें आई। 25 साल तक किसी को नहीं पता था कि जापान में क्या हुआ है। 25 साल बाद डिक्लासिफाई तस्वीरें की तो लोगों ने देखा तो हुआ ये इमेज होता है। तो लोगों का दर्द है वो उसमें उसको बांटना चाहिए, उनकी तसल्ली चाहिए। उनका जनाब शेख साहब बहुत गैर मौजू आदमी है। शेख साहब के अंदर वो बेहिसन, मैं ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके लिए एक बिजनेस डील है, विलिंग डीलिंग क्या ये दो वो है। उन्होंने कहा जी हमें नजर नहीं आया, जो भी वफूद आए हैं कि ये हमारा दर्द समझ रहे हैं, वो हमें नजर आना चाहिए। दूसरी बात उससे इम्पॉर्टेंट, उसने कहा जी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एश्योरेंस चाहिए कि ये रुक जाएगा, कि ये इनके ये जो पकड़े भी जाएंगे और ये मजीद रुक जाएगा। उसका एक माजी है, माजी ये है कि यहाँ पे पहले जो पिछले 5-10 साल में वो होती रही कत्ल गारत जो होता रहा, उसके अंदर लश्कर जंग भी था बेसिकली जो है वो, वहाँ पे बंदे सारे हज़ारा के बेताशा उन्होंने कई 100 मार के क्या कि 500-700 बंदा उन्होंने मारा। और वो उसके बाद उनके एक दफ़ा पकड़े गए थे बंदे, वो आर्मी की कैंटोनमेंट की सबसे सेफेस्ट जो थी ना मजबूत तरीन जेल में थे। और फिर वो एक वाक़या हुआ था, वो जेल से फरार हो गए थे और पता ही नहीं चला कि जी कैसे चल गया, जिसके बाद फिर शक किया जाता था कि उनके अंदर कोई पुष्टपनाही करने वाले भी हैं। तो अब वो क्योंकि लश्कर जंगवी का ख़त्म हो गया वह चैप्टर, तो एक ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मामला शायद अब ठीक हो गया है, क्योंकि ये सारा लश्कर जंगवी पैसे बनी और कैसे ताकत में आई और कैसे ख़त्म हुई। जब ख़त्म करना चाहें, एक पुलिस मुकाबले के अंदर जो है ना पूरी उन्होंने दार मार दी थी, उसके बाद से लश्कर जंगवी ख़त्म। तो वो कह रहे हैं कि जब से ये कहा बताया जा रहा है कि दाइश आ गई है और ये हिंदुस्तान की भी बैकिंग है, अफगानिस्तान से भी है, तो हमें डर है कि ये हमारे साथ और वाक़यात होंगे, दोबारा होंगे, हम चैन से नहीं सो सकते। और ये नहीं है कि ये 11 लोग मारे गए हैं, जिस तरीके से मारे गए हैं, दे टुक देयर टाइम, उन्होंने पूरी, उनको पता था, कोई डर नहीं था, उन्होंने अपना टाइम दिया। ये होता ना कि बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, एक 1 ऑफ होकर दौड़ गया, उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने बंदे उठाए, बंदे ले गए, उनके आइडेंटिफाई किया, बड़ी तसल्ली के साथ उनके इंटरव्यू किए, बड़े आराम से जो है ना उन्होंने मारा। और जिस इत्मीनान से और जितना टाइम लेके उन्होंने मारा है, उससे पता चल रहा है कि वो बड़े प्लानिंग थी और उनको डर नहीं था किसी का, जिससे कि कम्युनिटी पूरी हज़ारा की डरी भी है कि जनाब ये वाक़यात और होंगे। वहाँ पे कोयटा की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे आइलैंड्स ऑफ पीस बनाए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल कैंटोनमेंट सबसे अच्छा इलाका है, वहाँ पर जो है ना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर अब ये DHA बनाने जा रहे थे वो इसलिए कि जी वहाँ पे नहीं है, तो वो कहते हैं कि जनाब ये हज़ारा टाउन भी है, वहाँ पे हमारे ये इलाके भी हैं, हमारी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो उनको ये चाहिए। और मैं कहता हूँ बहुत ही शर्मनाक बात है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो घंटे 1.5 की फ्लाइट है दुबई की, और अभी तक ये कोई बहाना नहीं है कि आपके सूबे में इतना बड़ा एक वाकया हो जाए कि जी वो दुबई में है। वो दुबई क्या, वो अमेरिका में भी होते हैं, उनको फर्स्ट फ्लाइट लेके वहां पे पहुंचना चाहिए था, वहां बैठे होना चाहिए था, नजर आना चाहिए था। वो क्या, क्योंकि वो जाम है, उन्होंने बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट PTI की वो पार्टनर है, एक्विजिशन पार्टनर है।
इसलिए इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। शेख रशीद साहब के बस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को करना नहीं चाहिए, दो मसलों का उनका हल निकालना चाहिए। कॉम्पनसेशन वगैरह तो बिल्कुल होती है, होनी चाहिए, मगर उन्होंने कहा हमारी इंसल्ट ना करें आप, हम पैसे मुंह पे मारते हैं शेख रशीद के कि ये जाके अगर ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी तौहीन की गई है ये कह के कि हमने जी पैसे चेक नहीं देने तो कैश लेना है, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें ये तसल्ली चाहिए दो चीज़ों की, एक ये कि नज़र आए कि आप हमारा दर्द शेयर कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये आइंदा नहीं होगा। हमें तसल्लियाँ सिर्फ ये और सिर्फ शेख रशीद के बस की बात नहीं है, और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। हमें इस्टेब्लिशमेंट से चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर के मुंह से चाहिए कि वो हमें कहें कि मेरी बात हुई है, मैंने FC से भी बात की है, मैंने कोर कमांडर से भी बात की है, मैंने जो वहाँ पे ताकतवर तबके हैं सबसे ये प्लान है, इस तरह आपकी हिफाजत की जाएगी, तो उनको ये वर्बैटिम चाहिए, ये है इशू। ठीक है क्लास साहब, साथ साथ इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, इस्लामाबाद में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हम देख रहे हैं क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले ये केस हुआ है और अब हम देख रहे हैं वारदातें इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं। क्या कुछ इस पर आज कैबिनेट में कोई बात हुई है, कोई इस पर कोई इशू लाया है? कि शेख रशीद के डर से, क्योंकि हर मिनिस्टर ने ये जहन में रखे हैं, उन्होंने आके 2 लोगों से बना के रखनी होती है, बल्कि 3 से। उनके साथ कोई नहीं पंगे लेता। कोई बड़े बड़े यहाँ फने खां बैठे हो ना कैबिनेट, वो पंगे नहीं लेते। एक जनाब टॉप पे सबसे पहले इंटीरियर मिनिस्टर, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, और तीसरा होता है फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, इन तीनों से कोई कैबिनेट के किसी को जरूरत नहीं होती कि पंगे ले सके कोई, अनलेस की बहुत बड़ा वो आ जाए, कोई बड़ा वहाँ पे माचो टाइप आ जाए। रीज़न कि आपने इंटीरियर मिनिस्टर से बहुत सारे काम करवाने होते हैं, असले के लाइसेंस लेने, ट्रांसफ़र करवाने हैं, पोस्टिंग करवानी है, पुलिस वाले, प्रोटोकॉल, थाना, कचहरी, बहुत सारी चीज़ें इंटीरियर मिनिस्टर आपको करके दे। तो लिहाजा वहाँ पे इंडक्शन करवानी है, नादरा में नौकरी करवानी है, नेक्टा में करवानी है, FIA में करवानी, फलां चीज़ें। सो आप आराम से बैठते हैं कि मेरा क्या तल्लुक है, मर रहे हैं जी लोग, मेरे तल्लुक का, जिसका आज कैबिनेट में हमें नजर आया कि मास में फैसल वाडा के और इस फवाद चौधरी के बाकी यूं गुम होकर बैठे रहे हैं इसके शेख साहब के इस बयान के बाद कि यार मामूली से वाकयात हैं यार, होते रहते हैं। इसके बाद उनको कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। क्रेडिबिलिटी है कि इंटीरियर मिनिस्टर जाए और वो कहें जी आप जाएं, कोई इंटीरियर मिनिस्टर की इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी कि वो जाए तो उसकी इज्जत अफजाई की जाए और वो मामला रिजॉल्व करके आ जाए। Exactly. वो फेल होके आए हैं, फेल होके आगे झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, फिर इन्होंने उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर कि आपको वीजे लगवाने होते हैं अपने बच्चों के, फैमिली के, वो रखने होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से आपने फंड्स लेने होते हैं। सो ये 3 जो है ना, ये होली काउज होते हैं किसी भी कैबिनेट, उनको कुछ नहीं कहा जाता, उस पर आते हैं। अब जो शेख साहब ने वहाँ पे, ये भी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, अभी मैं पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया है। मुझे शेख उमर साहब याद आ गए। वो कहते थे भाई साहब, एक SHO साहब को आप उसको मुअत्तल करके तनख्वाह उसको मिलती रहती है, पर्क्स उसको मिलते रहते हैं, और अगर वो उसने बहुत बड़े डाके मार भी लिए हैं, बहुत बड़ा 5-6 करोड़ रुपया कमा लिया है, आपने 2-3 महीने के लिए उसको मुअत्तल कर दे, उसकी आके उसके आगे क्या असर पड़ेगा सेहत पे? ये मुअत्तल होना कोई सजा नहीं होती। आपने सजा देनी थी, प्रोसीड करें। आपको याद होगा यहाँ पे डाका मारा है, मेलोडी मार्केट में डाका मारा है, परसों उन्होंने F6 में मारा है, इससे पहले F8 में मारे हैं, कोसार मार्केट में मारे हैं। 4 डाके F सेक्टर जो सबसे सिक्योर सेक्टर है उसके अंदर 4 डाके आज पड़े हैं। वैसे उनको मेहनत करके ना थोड़ा सा आगे चला जाए। F के बाद भी थोड़ा सा वहां पे एक एनक्लेव है, जरा जब तक इनके अपने घरों तक ये नहीं पहुंचेंगे, वहां पे नाक नहीं करेंगे, इन पे असर नहीं। अपने साथ इन्होंने पुलिस के डाले रखे हुए हैं सर, अपने साथ इन्होंने एनक्लेव में जहां पे रहते हैं बहुत बड़ी सिक्योरिटी रखी हुई है। वजीर आजम साहब वैसे आपको तो हेलीकॉप्टर पे सफर करते हैं, वजीर उनके जो हैं अगेन उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो शेख रशीद साहब के पास मैंने आपको बताया था, ये आपके अली जैदी हो गए, शेख रशीद हो गया, जुल्फी बुखारी हो गया, इनको तो करोड़ों रुपए की उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, और वजीर आजम साहब ने रूल्स रिलैक्स करके दिए। वो गाड़ियां दी जो इसाक डार साहब ने इनके शरीफ फैमिली को दी थी, तो बराबर पे गए हुए, उनको कोई असर नहीं होता। डाकुओं से भी मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है हजूर, अवाम पे भी ठीक है, हाथ फेरते रहे, बड़ी मेहरबानी, डिजर्व करते हैं हम, हमारे अवाम डिजर्व करते हैं को हजूर को बड़ा बड़ा भी सोचा करें कि थोड़ा सा क्या गरीब गुरबा के बेचारों के घरों में घुस जाते हैं, बड़े बड़े लंबे टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे इनकी इनसेंसिटिविटी अभी तक कोई हेड रोल नहीं किया सर। SHO आपके मुतल हो गए, आप रॉबिन हुड टाइप होना चाहिए ताकि इनके घर तक भी डाका तो बड़ा हो। अब हमको लूट रहे हैं बेचारे भी, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन पे अगर आपका हाथ को लगता है, मैं तो कहा आज के बाद एक दीवार लगती है आपको, उधर घुसे ना थोड़ा सा जाके, अब हमको मारी जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और शेख साहब मुल्क का वजीर आज़म जाके ये कह रहे जी कि आप सहीवाल वाले वाक़े की बात ना करें। एक आपने ऐसे बंदे को वजीर यहाँ पे दाखिला बना दिया जिसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते कंपैशन, आमिर साहब कहते हैं कंपैशन है वजीर आज़म साहब के पास, एक कंपैशन था जो हमें वहाँ पे न्यूजीलैंड में नजर आया था सर।
उनके प्राइम मिनिस्टर में ये कंपैशन था। ये हमें ड्रामे बंद कर देना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है ना, इनमें बड़ा कंपैशन है, कंपैशन की तकरीरें करते हैं, एहसास प्रोग्राम है, पनाहगाह है, खबरें चल रही थी, ये आई, ये कंपैशन था। नजर ये खबर जरूर आई कि कैबिनेट ने इसको डिस्कस किया, और हम तारीफ अंदर करते की मैं हैं बता दिया वो आपको। कि कैबिनेट के अंदर रेगुलरली कैबिनेट की मीटिंग होती है और इश्यूज पे बात होती है, बड़ी अच्छी बात है। मगर वो इमेजेस जो ऑप्टिक्स क्या थे, ऑप्टिक्स ये थे, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जी गवर्नर के साथ मुलाकात हो रही, सेनेट के इलेक्शंस के जोड़ तोड़ हो रहा है, कैसे करना है। और भाई ये इतना बड़ा, वो सड़क पे अभी बैठे हुए हैं, उनके जनाजे, ये कोई स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये लाइव चीज चल रही है, उनके जनाजे पड़े हुए हैं, माइनस की वहां पे सर्दी है। पहले ये मसले का रिजॉल्व करें, उसके बाद अच्छा लगता है कि आप सियासत करें। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इवन बाकी जो पीडीएम भी जो है वो बातों की हद तक है, इनको भी जाना चाहिए। ये फिलहाल से छोड़ के ये बिलावल साहब को जाना चाहिए, मरियम बीबी को जाना चाहिए, उनके साथ इनके ये, अगर गवर्नमेंट नहीं जा रही तो ये जाए, नजर आना चाहिए ना। एग्जैक्टली नाज़रीन, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा यह गया है, हुक्म दिया गया है कि करक में जो हिंदू समाधि को नजर आतिश किया गया है, जिन लोगों ने किया है उन्हीं से पैसा लेकर इसकी तामीर करवाई जाए। इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान में अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है। कहा गया है कि जो करक में मंदिर समाधि को जो नजर आतिश किया गया था, उसके पैसे उन्हीं मौलवी शरीफों से लिए जाएं जिन्होंने उसको नजर आतिश किया। क्लास साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वैसे बहुत यहाँ पाकिस्तान में चंद मौलवी शरीफ उनका नाम है जो कि मेन अक्यूज्ड हैं, मौलवी शरीफों से नहीं है। ओके तो ये पाकिस्तान में बड़े चंद मौके आते हैं आजकल। वैसे बड़े सैड डेज हैं और बड़ा डिप्रेस ये थे, मच वाला हुआ, इस्लामाबाद वाला, सारा इतना अफसोसनाक चीज़ हुआ। तो बड़े कम मौके होते हैं जब हमारे जैसे लोगों को, पूरे मुल्क पाकिस्तान को थोड़ा फ़ख्र फील करना चाहिए, उनको थोड़ा सा इस पर प्राउड लेना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी भी इतनी तमाम तर इसके बावजूद जो हमारे बहुत सारे डके हुई हैं, बहुत सारे खराबियों के बावजूद अभी भी कोई ऐसी खबर आ जाती है जिस पे पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ लोग जो है ना अपना उठा कर चल सकते हैं। आज का वही फैसला जो किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, इनको मेरा क्या सैल्यूट करना चाहिए, पूरे मुल्क को इनको दाद देनी चाहिए। हम इनके शुक्रगुजार हैं, पूरा पाकिस्तान इनका शुक्रगुजार है कि इस तरह का गैर मामूली फैसला किया गया है जो पाकिस्तानी तारीख में इससे पहले आपको, मुझे तो कोई रिसेंट कोई लिविंग मेमोरी में नज़र नहीं आ रहा कि आपका यहाँ पे हिंदूज़ का अगेन उनके सेक्रेट प्लेस हो, उसको जलाया जाए। बहुत बड़े यहाँ पे एक इनका मजहबी ग्रुप्स जाएँ, सैकड़ों की तादाद में लोग जाएँ, जला दें, पुलिस खड़ी हुई है और वो उस पर कब्जा कर लें और कहीं से कोई पुलिस भी भाग जाए, डर के भाग जाए। हालांकि बड़ा कहते थे KPK को हमने बदल कर रख दिया है, देख लिया जी 100-150 बंदा भाग गया आपका पुलिस वाला जो उनके साथ मिले हुए थे, सो वट एवर। तो उस पर जिस तरीके के आज उन्होंने फैसला किया है, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन हुई है, बल्कि वो सिर्फ अकेले नहीं थे चीफ जस्टिस साहब, हम उनके नाम देना चाहते हैं जो उनके साथ ये जज साहबान थे, उसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, वो इस बेंच में शामिल थे, और बाकी बैठ के उसके बाद ये गए, इन क्या नाम है, शोएब सटल साहब हैं, ये गए हैं, इन्होंने वहाँ पे एक अपनी जाके प्रेजेंटेशन दी है। IG आए हुए थे इस खैबर पख्तूनख्वा। ये इसलिए भी फैसला अहम हो जाता है कि हम इंडिया में देखते हैं, एक कंपैरिजन में देखते हैं कि इंडिया में वहाँ मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को ये शिकायत रही है कि शायद वहाँ की आला अदालतें जो हैं वो उनके रेस्क्यू को नहीं आई, उन्होंने उनको बेल आउट नहीं किया, उनको रिलीफ नहीं दिए, जो हम यहाँ पे बात करते थे। और जब इस तरह का वाक़या हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ लिंचिंग होती है, मुसलमानों के साथ होती है, बाकी वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो वहाँ पे दलित वगैरह हैं, वो बेचारे वहाँ पे आके एजिटेट करते थे। और हम यहाँ पे थोड़ा सा प्राइड लेते थे कि हमारे यहाँ अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती, हम थोड़े से ग्रो करके, अगरचे सिंध में भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं, दब जाते हैं बाज़, बस सिंध में भी हिंदूज़ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, नो डाउट, लेकिन हुकूमत वहाँ भी रिएक्ट करते हैं, सिंध की हुकूमत बिलावल एंड वगैरह जो है उस पर वो सेंसिटिव है ज़रा। लेकिन ये बड़ा वाक़या था कि आप गए हैं, आपने समझी को आग लगा दी है। और रिलीजियस पाकिस्तान में लगता है फैनेटिसिज्म बढ़ रहा है, शायद ये पिछले कुछ अर्से से हमें फील हो रहा है, जो सोशल मीडिया बढ़ रहा है, इसके साथ साथ या फैनेटिसिज्म भी बढ़ रहा है। आप जाएं और किसी के घर को आग लगा दें, उसके बाद आपसे पूछने वाला नहीं है। सो इस तनाजर में इनका सुओ मोटो लेना, हालांकि इन्होंने जब से ये बने हैं चीफ जस्टिस बहुत कम सुओ मोटो लिया इन्होंने, ये मेरा ख्याल है रेयर था, जिसके लिए वेरी राइटली वेल टेकन। और उन्होंने जो है उन्होंने कहा जनाब को पुलिस वालों को मुअत्तल कर देना क्या होता है,
वही जो बात मैंने पहले की थी, मुअत्तल करना, 3 ऐसे चीज मुअत्तल हो गए, घर बैठ के अब साहब वो आपके घर बैठे तनख्वाह लेते रहेंगे, उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनसे रिकवरी करवाएं। बड़ा फैसला ये करवाया क्योंकि एक इसमें मजहबी पार्टी के ग्रुप शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी शामिल है, जिसको कहा जाता है बड़े पता नहीं कौन से खतरनाक लोग हैं, उनके खिलाफ इस तरह का फैसला देना, ना सिर्फ दोबारा उसको आगे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, बल्कि वो जो मौलवी शरीफ साहब बता रहे हैं, जिन्होंने लीड किया इनको, उनसे कहा गया कि सारा खर्चा आप देंगे। तो मेरा ये ख्याल है आज पाकिस्तान के बड़ा प्राउड मूवमेंट है, हम सब के लिए है, और इवन माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हमारे सिख भाई हैं, पारसी हैं, वटेवर जो भी हैं, आज उन्हें फील हुआ है कि इस मुल्क में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लोग हैं, कुछ जजेस हैं यहाँ पे, कुछ वो कहते हैं फ्यू गुड मैन, मुझे उसकी फिल्म याद आ गई टॉम क्रूज की, कि फ्यू गुड मैन अब इस मुल्क में हैं। एक उम्मीद की एक आज किरण जो है ना, वो फिर जाग पड़ी आमिर साहब इस फैसले से। आमिर साहब आपका इस पे क्या टेक है? मैं यही कि बड़ा फ़ख्र ही किया जा सकता है, ये इसलिए भी बड़ा होता है कि हम रोज़ इंडिया में मजम्मत करते हैं कि जनाब वहाँ पे लिंचिंग हो रही है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, मस्जिद गिरा दी गई है। और दूसरा, इंडिया को जो हम एक ज़माने में बड़ा एडमायर करते थे, उसके इदारों पे, उसकी जमहूरियत पे, टॉलरेंस पे, जो है अभी उनका जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे मुकद्दम जो इदारा होना चाहिए था, ये बाबरी मस्जिद के उस पर जो फैसला दिया, बिल्कुल लेट गई है सुप्रीम कोर्ट, और बिल्कुल उनका जो है ना सबसे बड़ा इदारा जो होना चाहिए था, उसकी शर्मनाक किस्म के फैसले आए हैं, और क्लियरली जो है ना वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो उस मौके पे जब हमारे यहाँ इस तरह का वाक़या होता है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह का फैसला करती है, तो हम एक तो सिर्फ इंडियंस के लिए भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है, फिर अपने लिए उनको छोड़ दें, अपने लिए हमारे लिए बड़ा फ़र्क है। शर नहीं रुकता, शर ने होना होता है, दुनिया की तारीख है कि शर होता है। कौम, मुल्क, सल्तनत, सिविलाइजेशन का इम्तिहान होता है कि उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, शर के होने के बाद उसका सद्भाव कैसे करते हैं, उस पर रिएक्शन क्या आता है। ये होता है कि ये जो है ना, इसके बाद से अब ये जो एक वतीरा बन गया हुआ था कि लोग इस तरह के मॉब्स जाते थे और इस तरह की मजहबी जो है इबादत गाहें जो है अक़लियतों की गिरा देते थे, ऐसे ही जो एक मजाक बन गया था। इसके बाद 100 दफ़ा डरेंगे, ये डिटेरेंस, दिस इज़ हाउ यू डिटर देम, कि आप इसके बाद उनसे पैसे भी दिलवाएं। वो पुलिस वाले भी नेक्स्ट टाइम जिस तरीके से सस्पेंड किए, और उन्होंने बिल्कुल अदालत ने कहा है कि जनाब ये काफ़ी नहीं है, उनके पैसे काट जो है जेलों में उनको किया जाए, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और फारिग किया जाए, पुलिस बोर्ड से निकाला जाए। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह के मॉब्स भी सोचेंगे 100 दफ़ा कि जनाब ये अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बाद में कल को इसकी सजा भी देनी पड़ती है, इसका पकड़ाई भी इसकी है। एक तो ये उनके लिए लेसन है। मेरे लिए जो है ना, इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये है, मुझे पीडीएम से बहुत सख्त गिला है, पीडीएम के अंदर ख़ास तौर पे एक तो थोड़ा सा नून लीग के साथ, कि आप जो है, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि इसके अंदर जेयूआई इन्वॉल्व थी और मौलाना फजल रहमान साहब इन्वॉल्व हैं, तो आप चुप बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी चुप बैठी हुई है। बिल्कुल बिलावल साहब ने कोई बयान मुझे नहीं नज़र आया उनका, मुझे मरियम का इस पे नहीं बयान नज़र आया। बहरहाल ये याद रखें, ठीक है, मौलाना फजल रहमान की आपको ज़रूरत है, और मैं वो हमारा एक लिबरल दोस्तों का एक ग्रुप भी है कि ठीक है, इमरान खान की हम भी बड़े नुक्स निकालते हैं, हम सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल तनकीद करते हैं, मगर आपकी कई दफ़ा नफरत इतनी ज़्यादा उनकी बढ़ गई है कि उनको मौलाना फजल रहमान को उन्होंने हीरो जो बना दिया है। मौलाना फजल रहमान बहरहाल ये जितने भी लश्कर जंगवे, स्पाई साहबा, तालिबान और टीटीपी, इसकी पेरेंट पार्टी जो है वो जेयूआई रही हुई है, इनकी पार्टी रही हुई है। इनको आपने जो तमाम जमहूरियत का मामा बना दिया है, ये एमएमएम में मुशर्रफ के आलाकार रहे हुए हैं, पार्टनर रहे हुए हैं। सो किसी एंगल से भी देख लिया जाए तो ये नहीं है कि आपको जब सूट करता हो तो आप चुप कर जाएं, मजम्मत करें। और पीपल्स पार्टी खास तौर पे, मुझे बिलावल की, मैं लेटली जो है बड़ी इम्प्रेस हो रहा था, उनकी इश्यूज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, तकरीर बड़ी अच्छी कर लेते हैं। मगर ये इस वाक़े पे मेरा ख्याल उनकी वालदा जो थी, बीबी की जब शहादत हुई है, तो वो आखिर में वो एक्सट्रीमिज्म के और लाल मस्जिद और तालिबान, इन मसलों पे वो बोलती थी, और ये एक मेजर फैक्टर रहा उनके इस दुनिया से गुजर जाने का। तो बिलावल का चुप रहना और पीडीएम का रहना, और इवन वेस्टर्न मीडिया भी, मैं कहूँगा कि वो जब ये होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ वो बन जाता है।
आज उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो। मैं हालांकि ये विच हंटिंग शुरू हो जाती है हमारे यहाँ एकदम से ना, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि जनाब आप कहें कि जनाब ये वेस्टर्न मीडिया जो है वो एक बायस रखता है, मगर आज जो ये एक अच्छा कदम था, मेरा ख्याल ये भी इसको भी रिपोर्ट करना चाहिए था। आज उस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया ताकि ये लेसन जाए उस तरह के शिद्दत पसंद अनासर को, इस तरह के जो लोग अपने हाथ में मॉब्स को, मॉब जस्टिस को, ये बड़ा ज़रूरी था कि इसकी रिपोर्ट की जाए। साहब मौलाना साहब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पीडीएम इस इशू पर नहीं बोल रही है? ये जैसे आमिर ने कहा है कि इसके बाद तो यू स्टैंड एक्सपोज्ड, तो बिलावल को हम क्यों सीरियस लें? आपको सिर्फ वोट ही चाहिए, इमरान खान की दुश्मनी मुखालफत चाहिए, तो भाई साहब आप बयान देते, बल्कि मौलाना साहब को कहते मौलाना मुजम्मत करें ना। अपने मौलाना साहब के हजारों लाखों वहाँ पे आपकी जमीयत उलमा है, ये हिंद इनके वही है ना सर जो वहाँ पे है, उधर भी देवबंद लाखों तो इंडिया में भी रहते हैं। आपसे इतना भी नहीं होता कि अपने लोगों की मुजम्मत करते हैं, ये आगे बिलावल से भी नहीं होता। वैसे हमें बड़े सेकुलर, बड़े लिबरल, मॉडरेट आगे लेसन देते हैं, भाषण सुनाते हैं, 1 सेकंड लगा आप लोगों को एक्सपोज होने। मरियम नवाज साहबा वो नए पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने आज यहाँ पे उनकी जबान में भी चिप ला गया, क्योंकि मौलाना साहब के पास वही वाली बात, मदरसे के बच्चे हैं। अगर मौलाना साहब पे हमने कोई हिट कर दिया तो मौलाना साहब नाराज होकर तो हमारा क्या बनेगा? अगर ये लोगों की कंसिडरेशन है, ये मुल्क के अपने आप को फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उधर से मरियम नवाज साहब बने, जनाब वजीर आजम पाकिस्तान बने, उधर से बिलावल बने, औकात दोनों को इतनी है कि इतनी जुर्रत नहीं कर सके, इतना बड़ा वाकया, पूरे मुल्क की बदनामी हुई, हम हर्ट हुए, हमारा इमेज हर्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज हर्ट होता है। आप पे इतना नहीं होता कि आप बैठ के 2-4 बयान ही दे दें लिप सर्विस के लिए। मौलाना से तो डरते हैं आप, वो आपने देखा होगा बैयत फरमा रहे हैं जो उनके हाथ पे, बिल्कुल ड्रामेबाजी। ये उसके बाद ये कल को इसी मौलाना आके वहां पे बैठ के फटियां आप देखेंगे कस रहे होंगे, वो जो गए हुए थे उनके बैयत फरमा रहे हैं, उनकी पिक्चर चल रही थी वहां पे। ये लेवल है कि वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए बैयतें भी हो रही हैं, हाथ भी चूमे जा रहे हैं, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं होती कि जिस इशू की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ है और हमें वहां पे अगर कह सकते हैं इंडियंस को वो मिला है, एक मौका मिला है हमारे पे हिट करने का, पाकिस्तान को खराब करना, उसमें मरियम साहब हैं, उससे बिलावल साहब को भी वो के दंदियां पड़ गई हैं, उनसे भी गुफ्तगू नहीं हो रही। इट्स ए शेम। अगर आप इतना पढ़ने के बाद, लिखने के बाद और मुल्क के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहने के बाद इन वाकयात की मुजम्मत नहीं करते, उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो खुद मुजम्मत नहीं करते, जिनके लोग शामिल हैं, तो मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं, इट्स ए शेम। इतने मुख्तसर जब आप हुकूमत को कहते हैं कि मजम्मत करे तो आपका भी काम बनता है। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। कल हमने एक स्टोरी की थी रूदा पर, जिसमें हमने कहा था कि 9 खरब और 39 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है, इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। वो क्या मौक़िफ़ है, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन रावी पर एक नया शहर खड़ा किया जा रहा है, एक मेगा प्रोजेक्ट 9.5 खरब रुपए का, जिसकी स्टोरी कल हमने आपके साथ शेयर की थी। आमिर साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर काम करने से रोका है। आमिर साहब, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर सामने आया है, क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी बिल्कुल बयान करते हैं। पहले जिन लोगों ने कल का प्रोग्राम नहीं देखा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल तारीख के बड़े 3 प्रोजेक्ट्स में है। 939 अरब रुपया है, 46 मील के ऊपर मुहित है, 3 ज़िले लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना इसके अंदर शामिल है, 46 किलोमीटर, और एक फाइनल प्रोजेक्ट जो है 1,20,000 एकड़ का है। बहुत बड़ा एक शहर है तकरीबन। और ये जो 939 है सिर्फ फेज़ 1 के हैं, फेज़ 1 के इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये अगर अच्छे तरीके से कर लें, माहौलियत का ख्याल करते हुए कर लें, ट्रांसपेरेंसी रखें और डिबेट करवा के करें, तो वाकई लाहौर की इन्वायरमेंट और पूरे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, सारे मसले ही हल हो जाएं। तो हम बड़ी नेक नीयती से हम ये नहीं चाह रहे कि ये हमारे कुछ सवाल हैं जिसके हमने कल रेज़ किए थे, उसके हमें उनके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका पंजाब गवर्नमेंट हमें उसके जवाब देगा। तो उन्होंने जवाब जो दिए हैं, मेरी बिल्कुल तसल्ली नहीं। जवाब उन्होंने ये दी कि इसके अंदर एक बहुत ही एक शख्स है जो पावरफुल नज़र आते हैं, उनका नाम है SM इमरान, शायद शेख मोहम्मद इमरान। ठीक है। वो इसके स्पोक्स पर्सन जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं और वाइस चेयरमैन वो LDA के हैं। तो मैं पता करने की कोशिश कर रहे थे कि एक शख्स जिसका इलेक्टेड मेंबर नहीं है, गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, और हमने कल जिक्र किया कि शायद चनियोट में उनकी बिल्डिंग डेवलपमेंट के बिल्डर हैं और चनियोट के और भी टेक्सटाइल भी बिजनेस है और ब्ला ब्ला ब्ला, कि इतनी एक शख्स को इतनी ताकत कैसे मिली हुई है। और ताकत उनकी ये है कि ये याद रहे कि LDA के DG जो है ना आद मलिक साहब, अभी 1.5 से जेल में हैं, ये जेल में हैं, याद रहे। तो यहाँ पे इनकी ताकत ये है कि वो रूदा के भी सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं है,
वो रूदा के बिहार पे सारी एग्जेक्टिव अथॉरिटी वही नज़र आते हैं, बिजनेसमैनों से बात करते हुए वही नज़र आते हैं, जो है इंडस्ट्रीज से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और रूदा के वही मेन नज़र आते हैं। और साथ में एलडीए के अंदर आज तक एलडीए की तारीख में किसी ने इतनी एक्सरसाइज नहीं की, कहने कि वो वाइस चेयरमैन है, और बोर्ड जो होता है उसका चेयरमैन जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ आते नहीं हैं तो उनके बिहाफ पे वो एक्सरसाइज उनकी पावर करते हैं। ये हो नहीं सकता, कानून के भी मुनाफी है कि परमानेंटली चीफ मिनिस्टर का इख्तियार किसी को दे दिया जाए, और वो वाइस चेयरमैन जो कि नॉन इलेक्टेड आदमी है, पता नहीं कल को किधर चला जाए, कहाँ से आया, क्यों क्या रहा है, कि वो चेयर करते हैं मीटिंग जो है एलडीए की, और तमाम जो है ना उसके बाद उनके जो एग्जेक्टिव फैसले हैं तमाम आबादियों के, इसको हटा दो, इसको गिरा दो, इसको फलाना है, और डीजी एलडीए को साइन करना पड़ता है, जो बेचारा चूँ चाँ करता है। 3 एलडीए के डीजी फारिग हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि वहाँ पे ये तस्वीरें दिखा सकेंगे कि ये चेयर कर रहे हैं। तो इन्होंने, इनका जवाब ये आया था पहले जो पंजाब गवर्नमेंट का आया है कि जनाब वो तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है, वो स्पोक्स पर्सन नहीं है जनाब, वो सारे एग्जेक्टिव उसके अंदर एलडीए के अंदर भी, और एक नई अथॉरिटी बन गई है उसके अंदर भी हमने कोशिश की है। हमें बताया गया कि उसके सीईओ राशिद अजीज साहब है, उसका ना नंबर पता चल रहा है ना, हमें ये सारा खुफिया रखा जा रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि ये बड़ी मुश्किल से 10 लाख का उसका फॉर्म रखा हुआ है। अब कौन, हमें बताया जा रहा है कि 10 लाख है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो हम बता देंगे। कल हमने ये कहा, वो हमने बड़ी मुश्किल से वो हासिल किया है, वो ये नॉलेज पब्लिक नॉलेज है। अब शहर का कैरेक्टर 1000 साल पुराने शहर का बदलने जा रहे हैं, तो ये डालें इंटरनेट पे, हम भी देखें, आम आदमी भी देखें, स्टेक होल्डर्स भी देखें कि ये शहर का करने क्या जा रहे हैं। और वो उन्होंने कहा जी एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका नहीं है, हमने कहा जी उनका एक बिल्डर आदमी को एक आप लेके आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा जी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्डर तो एक्चुअली वही जो बताया जाता है हमारे यहाँ कि वो तो अपना तजर्बा लेके आता है, बिल्कुल अमेरिका में भी लेके आते हैं, मगर अमेरिका में एक तो है कि उनकी जो है ना फिर वो वैल्यूएशन क्रॉस चेकिंग होती है, उनको सेनेट के आगे करते हैं, जो भी इस तरह की अपॉइंटमेंट होती है उसकी फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसको पास करते हैं कि इस काबिल है भी या नहीं है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वहाँ पे कानून होता है जो हमारे यहाँ नहीं है। ये मांडवी फाजला साहब भी जो है ना कहीं जा रहे हैं, सारी बातें पे कल को बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरा जो उनका कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब ये इसके अंदर जो रावी डेवलपमेंट है, ये जो एसएम इमरान साहब है, ये गौहर एजाज साहब हैं, पाकिस्तान के बहुत अमीर तरीन आदमी, पावरफुल तरीन आदमी हैं, जो एप्टमा के वो पेटर इन चीफ है, उसके जो है प्रेसिडेंट भी चेयरमैन भी ये रहे हैं, अब पेटर इन चीफ है, और एप्टमा बहुत ताकतवर है। फिर वो लाहौर की एक बहुत बड़ी हाउसिंग अथॉरिटी लेक सिटी जो है उसके वो मालिक हैं, सीईओ हैं, हाउसिंग के अंदर उनके बहुत वो हैं। बताया ये जा रहा है कि इनके भाई जो हैं उनके समधी हैं, इनकी रिश्तेदारी है उनसे, हमने उनसे पूछा है तो वो शाम से अब गायब हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया जो है, और जवाब भी नहीं दिया। अगर वो डिनाई कर सकते हैं, मगर हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी गौहर एजाज साहब से रिश्तेदारी है, जिससे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ये एलडीए भी रन कर रहे हैं और ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी चला रहे हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो तरीकाकार है, हमें जो इतराज़ है इस पर कि जिस तरीके से किया जा रहा है उस तरीकाकार के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो क्राइटेरियन बनाया है कि जिनको इसकी सारी बिल्डर्स को डेवलपमेंट कोई 6-7 ग्रुप से ज़्यादा पास नहीं करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे कि, और जो करेंगे उसके अंदर कहा जा रहा है कि कंटेंडर्स में गौहर एजाज साहब भी है, मैं उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो अपना वर्जन वो भी भेज सकते हैं कि कंटेंडर्स में वो भी हैं, वो भी शामिल हैं उस लिस्ट के अंदर जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि जो उस क्राइटेरियन को पास करेंगे। एक फ्रेंचाइज है क्रिकेट की, उसके मालिक साहब भी इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं, तो वो भी शहर में बिल्डर से पूछते फिर रहे हैं कि यार ये मुझे भी 6000 एकड़ मिलेगा, मैं क्या करूं? तो वो कहता तुम 80% ले लो। तो इस तरह की बातें चल रही है ना, जब आप इस तरह का क्लोज रखेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे और क्राइटेरियन देखें क्या रखें। हमें क्राइटेरियन पे इतराज़ है कि जनाब वो कंपनियों को सिर्फ इसमें वो किया जाएगा कि जिसकी 10 अरब रुपए की उसकी जो है ना वो होगी 10 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस होगा और 800 अरब रुपए का उसकी एसेट बेस होगी। 800 अरब किसके पास होता है? उसके बाद ही 16 अरब रुपए का सालाना बिजनेस उनका होगा और फॉरेन कंपनियां होंगी। ये टेलर मेड है,
कुछ ग्रुप्स के लिए कि नज़र आ रहा है कि ये नहीं है, कोई पास नहीं करेगा। वो 5-7 ग्रुप हैं जो पास कर सकते हैं और वो 5-7 के ऊपर सवाल हैं। हमारा ये कहना है कि शायद ये लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्राइटेरियन करें जिसमें कुछ पाकिस्तानी कंपनियां 6 की बजाय 600 को करें। आप कह देंगे 1 2 3 4 ये जनाब ये हमने प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये फ्लैट बनने हैं, ये बिल्डिंगें बनानी है और लोगों को ऑक्शन करें और जो उसको पास कर सके। ऑफ कोर्स एक उनकी प्री क्वालिफिकेशन होती है, मगर ये वो एंग्रो वाली प्री क्वालिफिकेशन ना करें। ये जिस तरह आपने टर्मिनल्स दिए कि प्री क्वालिफिकेशन के अंदर ही इन तमाम ग्रुप्स के ऊपर सवाल आते हैं, बैरिया के ऊपर सवाल आते हैं, ये DHA वैली के अंदर जो लोग हैं शामिल वो ग्रुप का भी नाम लिया जा रहा है, तो इन सब पे सवाल आते हैं। इसको पहली बात है कि ट्रांसपेरेंट करें, बिल्कुल उसमें हमारा ये ख्याल है। तीसरा ये है इसके अंदर जो इसके ऊपर बात करते रहेंगे कि जनाब ये इसका जो कहा जा रहा है कि जी लाहौर का उन्होंने कहा जी हमने मास्टर प्लान का जिक्र किया था, क्योंकि जी मास्टर प्लान बन रहा है। अब जो है ना 2-4 साल लगा के इन्होंने 2.5 साल के बाद अभी 2 हफ्ते पहले मास्टर प्लान दिया है। मास्टर प्लान के लिए इन्होंने 52 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अभी मास्टर प्लान बनना है। मास्टर प्लान बनने से पहले ये आपने रावी अर्बन डेवलपमेंट पास कर दिया है, तो मास्टर प्लान का फिर क्या फायदा? हो सकता है मास्टर प्लान इसको रिजेक्ट करे, उसमें फिट इन ना होता हो। तो पहले मास्टर प्लान आना चाहिए, फिर ये आनी चाहिए थी। मास्टर प्लान बना नहीं है, ये आगे वो जो है ना पुटिंग कार्ड बिफोर द हॉर्स, ये वो वाली बात चीज कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर बड़ा ज्यादा वो है। दूसरा ये है कि हमने उनसे पूछा था कि ये जो डिसीजन कर रहे हैं, ये क्राइटेरियन ये होगा, यूं करेगा, ये कौन कर रहा है, किसके बिहाफ पे कर रहा है, या सिर्फ इमरान साहब को किसने ये हक दिया हुआ है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो फिर ये तो जी शहबाज शरीफ साहब के ज़माने का प्रोजेक्ट है। और ये फिजिबिलिटी स्टडी आज ये एसएम इमरान साहब ने हमें बताया और ये पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान ने कि जनाब ये जो है ना मीन हार्ट सिंगापुर की कंपनी है, 2014 में ये फिजिबिलिटी तो उन्होंने बनाई थी। तो मैंने ये चेक किया है शहबाज शरीफ साहब के उन लोगों से जिन्होंने ये बनाई थी, उनका जनाब हमने बनाई ज़रूर थी, फिर हमने इसकी फेल कर दिया था कि ये फिजिबल नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम इसलिए कि करने ये जा रहे हैं कि रिवर बेड है रावी का, इसको को बोलते नाला बना हुआ, 5 लाख रुपए की ये कर लेंगे और ये कह रहे हैं हम ज्यादा पैसे देंगे उनको, 10 लाख दे देंगे। टाइम खत्म हो गया। 10 लाख की बजाय 50 लाख का वो एकड़ है, मार्केट वैल्यू आ जाए क्योंकि रिवर बेड में है। बाद में ये 50 लाख का कनाल होना है। लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहे, बिल्डर्स को बेनिफिट दे रहे हैं। इस पे बात करते रहेंगे, इसे बात करेंगे। इतना बड़ा लाहौर का अगर ये प्रोजेक्ट है, लाहौर को तब्दील करने की अगर बात की जा रही है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।